वेलकम बैक टू द लेक्चर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन सिंपल था। एक वेव है, दो स्ट्रिंग्स है, दो टाइड है, जिसका एक का लेंथ है म्यू और दूसरे का मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड दूसरे का 4 म्यू। साफ साफ दिख रहा है दूसरे का मास पर यूनिट लेंथ 4 म्यू है। मीन्स कि वो ज़्यादा मोटा है, मीन्स वो ज़्यादा थिक है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने वाला क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ओके, मतलब आप लोग को वो प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग को याद होगा। तो जब भी कोई वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश करता है, डेंसर मीडियम में, तो उसका फाइनल वेव कैसा बनता है? वो आने वाला वेव इस तरह होता है और फिर डेंसर मीडियम का वेव बिल्कुल पहले जैसा ये इस तरह हो जाता है। ये टोटल कॉन्सेप्ट था। ओके, इससे पहले हमने इस कॉन्सेप्ट की डिस्कशन कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है हमने। तो ये इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से कुछ मूव कर रहा होगा। ओके, वेलोसिटी की भी बात नहीं करते, लेट्स से कुछ v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। उसके बाद ये वापस आएगा कुछ v1 वेलोसिटी से, कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, और ये आगे जाएगा कुछ v2 वेलोसिटी से। ओके, ये टोटल कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। ओके, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये हो गया रेयर मीडियम हो गया। और जो इक्वेशन ऑफ वेव दी है वो दिया है -2 mm। ओके, जो इक्वेशन ऑफ वेव दिया है वो 6 mm, सॉरी इट विल बी 6 mm, 6 mm साइन 5t प्लस 40x। ये आपका इनिशियल वेव था, मतलब इसका इक्वेशन, दिस इज y इनिशियल। ओके, y रिफ्लेक्टेड का आपको क्वेश्चन में पूछा था, द वेव पल्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द जॉइंट। y रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन कैसे हो जाएगा? ये -x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये +x डायरेक्शन में जा रहा है, -x डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कुछ ए रिफ्लेक्टेड साइन, ओके, ये प्लस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5t प्लस 40x। ओके, रिफ्लेक्टेड वेव कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला बताया था वेलोसिटी का फार्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू t बाई म्यू। टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ दोनों वायर का सेम डिफरेंट है, टेंशन दोनों वायर्स पे कांस्टेंट है। ओके, लेट्स से ये म्यू t1 है, ये म्यू1, तो v2 हो जाएगा √t बाई म्यू2। तो अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो v1 बाई वी टू इज इक्वल टू √μ2 बाई μ1। अब μ2 कितना था? μ2 था 4 म्यू और μ1 था म्यू। ओके, तो मुझे यहाँ से मिल गया v1 इज इक्वल टू 2v2। ओके, v1 इज इक्वल टू 2v2। और एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ai ऑफ मॉड। ओके, पुट कर दीजिए, v1 माइनस v2 मीन्स v1 कितना हो जाएगा आपका? ओके, v1 हो गया है आपका 2 टाइम्स ऑफ v2, v2 तो v2 ही है, और v1 हो गया 2v2 प्लस v2 इंटू इंटू ai कितना है? a इनिशियल है आपका 6 mm। ओके, तो इसको हम लोग mm में ही लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा ओके, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2 mm। ओके, ये हो जाएगा 2 mm। तो एयर रिफ्लेक्टेड कितना आ गया? 2 mm। पर इस बात का भी ध्यान आपको देना है, ये माइनस साइन, इस बात का एक ध्यान देना है कि ये माइनस साइन हुआ, क्योंकि ये देखिए एम्पलीट्यूड यहाँ पे निगेटिव आया है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव गया है, तो ये प्लस ए आई, दिस इज माइनस ए आर। ओके, ये प्लस ए टी ट्रांसमिटेड, तो ए रिफ्लेक्टेड हो गया। तो इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगा -2 mm साइन 5t माइनस 40x। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव का एक्सप्रेशन। ओके, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा बड़ा था, पर क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो क्वेश्चन का लेंथ देख के बिल्कुल नहीं डरना है। ओके, लेंथ देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, बस क्वेश्चन के टर्म्स के बेसिक टर्म्स को आपको पकड़ना है। जैसे रिफ्लेक्शन के लिए पूछ रहा है, इनिशियल वेव दिया है, मास पर यूनिट लेंथ डिफरेंट है, क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेंशन कांस्टेंट था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर सकें। ये बस क्वेश्चन में ये बेसिक चीज़ें आपको ढूंढनी है, बाकी चीज़ें सिंपली आपको मिल जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स और आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। ओके, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन अगर यहाँ पे लिख दूँ तो डेफिनेशन क्या होती है कि व्हेन
हार्मोनिक waves of equal frequency and equal amplitude traveling in opposite direction superimpose each other standing waves are formed. ओके तो एक वेव यहाँ से इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, एक वेव यहाँ से इधर आ रहा है और दोनों के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है। इस बात को याद रखिएगा, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होने चाहिए। इसके एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी AF तो इसका भी AF, और ये एक पॉइंट पे आके यहाँ पे लेट से आके सुपर इम्पोज हो रहे हैं। इस कंडीशन में जो भी वेव फॉर्म होगा वो होगा स्टैंडिंग वेव। ओके, डेफिनेशन क्लियर है। यहाँ से एक वेव चली, यहाँ से एक चली, दोनों चलते 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 दोनों के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो चलते 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 एक पॉइंट पे आके सुपर इम्पोज हुए। और एक इंपॉर्टेंट बात, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी भी डायरेक्शन से आ रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं और आके सीधा इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ओके, ऐसे कंडीशंस में आप लोग इसको बोलेंगे स्टैंडिंग वेव्स। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या होती है? सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इस कंडीशन में इस कंडीशन में, ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इस कंडीशन में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। स्टैंडिंग वेव्स मतलब वहाँ पे एनर्जी मोमेंटम किसी भी चीज़ का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ओके, कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ओके, तो डेफिनेटली आपने यहाँ देखा कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सिमिलर होना चाहिए, तभी स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होगा। तो डेफिनेटली स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? ओके, कंडीशन टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव, क्या क्या कंडीशंस है वो अगर आप देखिए तो पहला कंडीशन है सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स इन सेम मीडियम। ओके, मीडियम should be same for both waves during superposition। ओके, दोनों वेव्स की मीडियम सेम होनी चाहिए, इन दोनों वेव्स के मीडियम सेम होने चाहिए, ये कंपल्सरी कंडीशन है। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी are same। okay, amplitude and frequency both are same। third, travel in opposite direction, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। फोर्थ, यहाँ पे जो टर्म k होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। ओके, 2 पाई बाय लैम्डा, इट शुड बी कांस्टेंट, इट शुड बी सेम, नॉट कांस्टेंट, सेम फॉर बोथ। ओके, दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज अगर कोई वेव फॉर्म फॉलो कर रही है तो वह जो फाइनल वेव बनाएगी वो होगी स्टैंडिंग वेव। ओके, तो अगर एक स्टैंडिंग वेव मूव करती है तो कैसे मूव करती है? ये हो गया एक वेव और ये हो गया आपका दूसरा वेव। ओके, तो इसके भी कई क्वेश्चन लेट से y1, इस वेव का क्वेश्चन लेट से y2। तो इक्वेशंस क्या क्या होंगे? y1 क्या होगा? प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो a sin kx माइनस ओमेगा टी, ये हो गया y1। y2 क्या हो जाएगा? ये माइनस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये माइनस x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो y इज इक्वल टू a sin
के एक्स प्लस ओमेगा टी। यहाँ देखिए ए एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही कांस्टेंट है, ओमेगा इज कांस्टेंट फॉर बोथ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। तो वाई नेट कितना हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ओके, आप दोनों साइड से ए कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ओके, दिस इम्प्लाइज ए कॉमन। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होगा अपने हाई स्कूल टर्म से। फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है कि साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, क्लास 12 से ही आपको ये फॉर्मूला 11-12 में यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया था। ओके, अगर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज़ करूँ तो वाई नेट कितना हो जाएगा, ए कॉमन। ओके, 2 बाहर, साइन सी प्लस डी करेंगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये बचेगा सिर्फ के एक्स कॉस, और अगर सी माइनस डी करेंगे तो ये के एक्स कैंसिल हो जाएगा, दिस इज ओनली ओमेगा टी। तो वाई नेट कितना आपका बचेगा, वाई नेट बचेगा 2 ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये जनरल इक्वेशन है ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये देखिए कितना डिफरेंट है। ये आपके जनरल नॉर्मल इक्वेशन जो हम लोग वेव का लिखते हैं वो किस फॉर्म में होता है, ये या तो ये साइन के फॉर्म में होता है या तो वो कॉस के फॉर्म में, सिंगल साइन या सिंगल कॉस के फॉर्म में। लेकिन स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन होता है वो कितना डिफर होता है, देखिए ये इसमें साइन और कॉस दोनों के टर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, दोनों के ही टर्म इसमें एग्जिस्ट करते हैं। इसके बहुत सारे इक्वेशंस हो सकते हैं। तो हम लोग इसको इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस में कुछ लिखता हूँ, जैसे 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्म में हो सकता है। y इज इक्वल टू 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी हो सकता है। y इज इक्वल टू 3 साइन 2x कॉस 5t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वेव इक्वेशंस हो सकते हैं। आप बिल्कुल भी मत सोचिए इसके बारे में। ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह के वेव इक्वेशंस हो सकते हैं स्टैंडिंग वेव के। अब स्टैंडिंग वेव्स के सिर्फ वेव इक्वेशंस की बात नहीं होती है, स्टैंडिंग वेव्स में बहुत सारे कई तरह के मोड्स भी हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम लोग अगर क्वेश्चन स्टैंडिंग वेव को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, तो लेट्स से हमारे पास एक थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो मॉडिफाई नहीं सॉरी एनालिसिस थोड़ा करें, तो हमारे पास लेट्स से हमारे पास इक्वेशन है 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ओके, तो हम लोग कई टाइम इंटरवल पे हम लोग चीज़ें देखेंगे। ओके, कई टाइम इंटरवल पे हम लोग चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम लोग t इज इक्वल टू 0 पे एनालाइज करते हैं स्टैंडिंग वेव्स को, तो हमें क्या मिलेगा, y तो सिंपली हो जाएगा 2a साइन के एक्स। ओके, y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स। ये सिंपल एक साइन सिनोसॉइडल वेव मिल गया, सिर्फ साइन का, एक नॉर्मल वेव की तरह ये ट्रीट होगा, फिर एक नॉर्मल वेव की तरह ये ट्रीट होगा, एक साइन वेव की तरह यहाँ से फॉर्म होगा इस कंडीशन में। t इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूँ तो ओके, तो हर पॉइंट पे आप अलग अलग पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। देखिए ओके, अगर मैं t इज इक्वल टू π/4 की बात करता हूँ तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 0। कैसे, ओमेगा होता है 2/π/t। ओके, और अगर मैं π/4 की यहाँ बात करता हूँ, अगर मैं ओके सॉरी आई गॉट स्टक समवेयर। ओके, अगर मैं t इज इक्वल टू π/4 की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। सॉरी माय फॉल्ट, नॉट, मैंने यहाँ पे एंगल गलत ले लिया है। दिस इज नॉट π/4, दिस इज t/4। सॉरी। ओके, तो कॉस ओमेगा टी वेर ओमेगा इज 2π/T। ओके, तो कॉस ओमेगा की वैल्यू लिखूंगा 2π/T और t को लिख दूंगा मैं यहाँ पे t/4। ओके, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज कॉस π/2। देखिए ये टर्म आ जाएगा कॉस π/2 और कॉस π/2 0, डिस्प्लेसमेंट 0। वेव सिंपली एक
बिना डिस्प्लेस किए पार्टिकल को सीधा एक लाइन में मूव कर जाएगा। ओके, अगर मैं t इज इक्वल टू t/2 लेता हूँ तब क्या कंडीशन बनेगा, ये देखते हैं यहाँ पे। अगर t इज इक्वल टू t/2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा ओमेगा t मीन्स ओमेगा इज 2π/t एंड दिस इज t/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इससे हो गया। तो ओमेगा t आ गया पाई, पाई होता है -x -1, तो y हो जाएगा आपका -2a sin kx। ओके, मीन्स अब ये साइन वेव तो बनेगा, लेकिन सॉरी ये इधर नहीं, मतलब ये साइन वेव तो बनेगा लेकिन यहाँ पे नहीं, निगेटिव डायरेक्शन में। y इज इक्वल टू -2a sin kx, ये निगेटिव डायरेक्शन में साइन वेव बनता चला जाएगा इस बार। देखिए बिल्कुल इसके अपोजिट बनना शुरू हुआ है ये। ओके, अलग अलग पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट एक मैं लेता हूँ, एक लास्ट पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स से t इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T। ओके, लेट्स से स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T। ओके, उस कंडीशन में क्या होगा अगर आप ध्यान दें तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा टी मीन्स 2π/कैपिटल T इंटू कैपिटल T, इट इज इक्वल टू 2π। कॉस 2π कितना होता है 1, तो अगेन हमें सिनुसॉइडल वेव ही मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2a sin kx। ओके, तो सिमिलरली एक वेव हमको सिनुसॉइडल साइन वेव हमको एक दोबारा मिल जाएगा यहाँ पे y x। ओके, y x, ओके, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y, नो दिस इज x। ओके या ओके, तो टाइम के साथ साथ वेव का इक्वेशन किस तरह से वेरी करता जा रहा है, t कितना होता जा रहा है, इसके हिसाब से वेव वहाँ प्रोपेगेट करता जाता है। ओके, ये कंप्लीट एक क्लास था स्टेशनरी वेव पे। छोटी मोटी और बातें हैं उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं किसी भी वेव में या स्टेशनरी वेव में भी आप देखिए जो बिल्कुल भी मूवमेंट में नहीं होते, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, हाँ ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स बिल्कुल भी मूवमेंट्स में नहीं होते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये स्टेशनरी होते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स ऊपर नीचे ऑस्किलेट करते हैं लेकिन ये पॉइंट्स कंप्लीटली स्टेशनरी होते हैं। ओके, ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स, स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, और कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, जैसे ये पार्टिकल, जो भी पार्टिकल होगा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेगा, जो भी पार्टिकल यहाँ होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेगा, जो भी पार्टिकल यहाँ होगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेगा। ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं एंटी नोड्स। ओके, एंटी नोड्स, ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं एंटी नोड्स। ओके, तो ये मैक्स डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल। ओके, ये होते हैं मैस डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स। ओके ओके, ओके, सो कुछ हॉट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसमें जाते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया नोड्स का, एक पॉइंट हो गया एंटी नोड्स का। ओके, तो यहाँ पे जनरली हो क्या रहा है अगर आप ध्यान दीजिए तो ये एंटी नोड्स जो हैं, ये जो नोड्स हैं यही फ्लो ऑफ एनर्जी को कॉन्साइड करते हैं, मीन्स कि एक कन्फाइंड करते हैं, यही फ्लो ऑफ एनर्जी को यहाँ पे रोकते हैं। ये मूव ही नहीं कर रहे हैं तो इसके पास एनर्जी क्रॉस ही आउट ही नहीं होगी। तो इसी सब रीज़न से कि ये कि मूव ना करने की वजह से, मूव तो एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, एक पार्टिकल यहाँ होता है वो मूव करता है, उसका दूसरा मूव करता है, इसको ट्रांसफर करता है, ये मूव करता है, इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर इसके मूवमेंट्स की वजह से मूव करता है। लेकिन जब एक पॉइंट ऐसा आता है जो मूव ही नहीं करता है तो ये यहीं पर एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। तो ये जो नोड्स यहाँ फॉर्म होते हैं ये एनर्जी के फ्लो को रोक देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है यहाँ पे। ओके, बिल्कुल यही लॉजिक है यहाँ पे कि एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। ओके, हम इसके बाद भी बात करेंगे पर लेक्चर थोड़ा लंबा ना होने की वजह से हम नेक्स्ट क्लास में स्टेशनरी वेव्स को कंटिन्यू रखेंगे और कुछ नए टॉपिक्स की बात करना शुरू करेंगे। ओके, किस पॉइंट्स पे सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे किस पॉइंट्स पे नोट्स बनते हैं, किस पॉइंट्स पे एंटी नोट्स बनते हैं, ये सारी बातें करके हम नए टॉपिक्स पे जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस योर टाइम। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट इस लेक्चर सीरीज में आपको रही हो या इस लेक्चर में रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।